हेलो दोस्तों, वी एंड वी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो अपने सीरीज चालू की है उसके अंदर 354 क्वेश्चन कर लिए सोल्यूशन। अब करते हैं 355 से। एंड पीछे क्वेश्चन जो करवाए हैं उनमें आपको कोई इसी प्रकार से डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को, सोल्यूशन करेंगे। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, अपलोड करता रहता हूँ, उनका सोल्यूशन खुद से कीजिए। 2-3 दिन बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके, साथ में यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 355। एक आदर्श इंडक्टर में, एक आदर्श यानी कि आइडियल इंडक्टर में वोल्टेज एसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की तात्कालिक मान क्या रहता है। अब आदर्श के बारे में आपको मैं बताता हूँ। आदर्श की बात करते हैं तो आदर्श जो रहता है अपने पास आइडियल, चाहे इंडक्टर हो चाहे वो अपने पास कैपेसिटर। ओके, इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर अगर अपने पास औसत शक्ति पूछता है, एवरेज पावर कंजप्शन, तो वो अपने पास जीरो रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इंडक्टर के अंदर जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री लीड करता है इंडक्टर में। ओके, कैपेसिटर के अंदर धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लेग कर रहा है। ओके, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है और यहाँ पर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। और पावर अपने पास ज्ञात करने के लिए वोल्टेज गुना धारा गुना cos फाई रहता है, और इसमें 90 है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो पावर फैक्टर अपने पास जीरो बनेगा। फेज एंगल 90 डिग्री का तो पावर फैक्टर जीरो होगा। तो पावर कंजप्शन अपने पास किसी भी संख्या को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पर अपने को जीरो ही मिलता है। तो आप औसत पावर कंजप्शन अपने पास जीरो रह जाती है। एंड तात्कालिक शक्ति की बात करें तो तात्कालिक जो शक्ति रहती है इंस्टेंटेनियस पावर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहता किसी भी टाइम जीरो नहीं हो सकती, इसको ऐसे मान सकते हैं, ये किसी भी टाइम पर चेक करें तो वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस पावर ये अलग अलग वैल्यू मिलती है, यानी कि जो मान रहता है वो वेरिएबल रहता है। पहले क्वेश्चन आते थे भी औसत पावर कंजप्शन क्या होती है, अब इंस्टेंटेनियस पावर के क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर आप 6 जीरो कर दो तो इसीलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से इसको। क्वेश्चन नंबर 356। एक कॉइल का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्धारण करें। ईएमएफ का निर्धारण करना है। यदि धारा का मान +10 एम्पियर से -8 एम्पियर परिवर्तित होने में 0.5 समय लगता है, तो अनन्य प्रेरकत्व 0.8 है। अपने पास ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले रहते हैं -L di/dt, ये आपने लिखते हैं टर्म्स के लिए N d∅dt। ओके, तो इंडक्टेंस यहाँ पर अपने पास 0.8 है, मल्टीप्लाई धारा की वैल्यू क्या है डी की, तो ये +10 डिग्री है, जो अपने एसी साइकिल लिखते हैं इस प्रकार शो करते हैं। तो यहाँ पर 10 एम्पियर ये हो गया, और यहाँ पर 8 एम्पियर तक की वैल्यू मानते हैं, तो यहाँ 10 और 8 कितना हो गया 18 एम्पियर अपॉन में 0.5, तो यहाँ पर 36, 0.8 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 10 लगाएंगे, इसका जीरो हटा करके 48 4 बचेंगे, 38 24 और 28 अपॉन में 10, तो 28.8 वोल्टेज अपने पास इंड्यूस्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 357। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, इंडक्टेंस अपने पास 5 मिली हेनरी का है, कैपेसिटेंस 10 मिली फैराड है। तो श्रेणी और समांतर परिपथ का क्वालिटी फैक्टर का क्रम से निर्धारण करें। डायरेक्टली अपने इसको देखें क्वालिटी फैक्टर को, तो क्यू लिखते हैं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ
का अनुपात रहता है, यह इसे 1/cos⁡φ के द्वारा ज्ञात करते हैं। पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर फैक्टर को अपने R/Z लिखते हैं, तो इसे Z/R भी लिख सकते हैं। ओमेगा L/R रहता है, ओमेगा अपने 2πf लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी अपने पास हर्ट्ज में रहती है, लेकिन जो ओमेगा रहता है ये अपने पास रेडियन पर सेकेंड के अंदर इसकी यूनिट रहती है। यह इसे लिखते हैं 1/ओमेगा/RC। ओके दोस्तों, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे भी अब हटा दिया तो इसे जस्ट पहले वीडियो को पॉज करना, और जो लिख रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको आ रहा है तो बढ़िया है, अन्यथा कोई ऐसा रजिस्टर लगाएं जिसके अंदर आप ये रीड राइट करते रहें। ओके, लिखो रीड राइट दोनों करो। तो यहाँ पर श्रेणी, तो इसके अंदर सीरीज सर्किट के अंदर क्वालिटी फैक्टर देखेंगे अपने, तो सीरीज सर्किट के लिए रहता है 1/R√L/C। ओके, तो इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 अपने पास, मल्टीप्लाई अंडर रूट इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, मिली की वैल्यू लिख दी 10⁻³ एंड अपने पास कैपेसिटेंस 10 मिली फेरेड का है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो -3 से -3 कट जाएगा, 5/10 अपने पास बचा है, तो 1/√ 5 को 1 से काटेंगे और 10 को काटेंगे 2 से, तो 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो एक का √1 रहेगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 0.1। ये आप सोल्यूशन करो, आपको आंसर मिलेगा। चलो मैं ही करता हूं सोल्यूशन इसका। 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइड बाई सीधा √2 कर देते हैं, तो 0.0707। तो ऑप्शन नंबर या तो बी बन रहा है इस हिसाब से, या ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ओके, क्वेश्चन का देखते हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर क्वालिटी फैक्टर क्या रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R√C डिवाइड बाई L। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है अपने पास, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस कितना है 10 और 10 मिली हेनरी और इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, मिली से मिली कट जाएगा, तो अपने पास 10/5 बचेगा, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, सीधा लिखेंगे अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 10, अंडर रूट 2 की वैल्यू रहती है 1.414 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 14.14। ये अपने पास क्वेश्चन में है नहीं कहीं पर, तो करते हैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √10 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 नहीं बनेगा, 5 लगेगा, डिवाइडेड बाई 5 हर ब्रैकेट में 14.14 आ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर इन दोनों में क्वेश्चन नंबर बी मान के अपने आंसर क्वालिटी फैक्टर लिखो 14.14, इसको हटा करके। ओके, सीरीज का क्वालिटी, सीरीज के इधर क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे तो 1/R√C L डिवाइडेड बाई C रहेगा, और पैरेलल्स में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई √C डिवाइडेड बाई L रहेगा। C अपने पास कैपेसिटेंस और L R रेजिस्टेंस रहेगा, C अपने पास कैपेसिटेंस L इंडक्टेंस रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। (358) आई टी बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाई 5 में धारा का आरएमएस और फ्रिंज एंगल का निर्धारण करें। अपने पास वोल्टेज लिखें V बराबर V मैक्स साइन 2πf टी रहेगा,
2 पाई एफ अपने पास ओमेगा रहता है तो ओमेगा टी करें, या आपने 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं। ओके, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रहती है अपने पास। तो यहाँ पर जो साइन के साथ में ये वैल्यू लिखते हैं ना, ये पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्रिएस्ट वैल्यू कह सकते हैं इसको। तो 20 अपने पास क्रेस्ट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? क्रेस्ट वैल्यू। 20 अपने पास क्रेस्ट वैल्यू है, तो इसको 1.414 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या इसको मल्टीप्लाई करें 0.707 से। जिस प्रकार आई मैक्स लिखो आप, आई मैक्स नहीं, आई आर एम एस लिखना है अपने को। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन में अंडर रूट 2 करो, या आपने ऐसे कर सकते हैं आई मैक्स मल्टीप्लाई 0.707। दोनों कंडीशन के अंदर अपने पास आर एम एस वैल्यू मिलेगी अपने को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.707 से करने पर अपने पास 14.14 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पाई की वैल्यू आपको बता दिया 180 डिग्री रहती है, 180 अपॉन में 5 करेंगे तो ये आएगा अपने पास 5 से डिवाइड किया 3, और यहाँ पर अपने पास बचा 3 के आगे 3, और 3 0 के अंदर 5 का दिया 36। एंगल अपने पास सारी वैल्यू प्लस माइनस में लिख रखी है। हेज एंगल अपने को पूछा है, पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 5, 36 डिग्री का एंगल। तो अपने पास एंगल कितना रहेगा? 36 डिग्री। काफी क्वेश्चन में डाउटफुल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सही तक लिखने में प्रॉब्लम होगी। मैंने रीचेक नहीं किया इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को। देखते हैं, ये लेक्चर थोड़ा छोटा रख लेंगे, नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर देखने के बाद में अपने लेक्चर चालू करेंगे। टेली कंडीशन प्रमेय किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपने पास जो केवीएल और केसीएल होता है, केसीएल किरचॉफ का फर्स्ट लॉ मानते हैं, करंट नियम भी कह सकते हैं, पॉइंट लॉ भी कह सकते हैं। और केसीएल जो अपने पास कार्य करता है, ये करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर वर्क। क्वेश्चन आ सकता है ये। एंड केवीएल जो होता है, ये अपने पास सेकंड लॉ रहता है। केवीएल जो होता है, ये अपने पास सेकंड नियम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कार्य करता है। किरचॉफ का सेकंड नियम कहें या मेश नियम भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो होता है, ये सेकंड नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। टेली कंडीशन पर में जो रहती है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ पावर रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये केसीएल के लिए रहेगा और ये केवीएल के लिए। इनके ऊपर क्वेश्चन में देखता हूँ, थोड़े जल्दी प्रयास करूंगा, आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इनके ऊपर जितने भी थ्योरम है। पीएमसी मीटर लगभग पावर कंजप्शन करता है, फिक्स डेटा है, तो ये तो याद रखना, 25 माइक्रोवाट से लेकर 200 माइक्रोवाट तक। क्वेश्चन नंबर 361, ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्टिंग करने पर लो पावर फैक्टर वाट मीटर में 50 वाट की रीडिंग देखने को मिली। ओके, ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड टेस्टिंग करते हैं फिक्स लॉसेस ज्ञात करने के लिए, तो उसके अंदर लो पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा रीडिंग को चेक किया जाता है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखना, जब नो लोड टेस्टिंग कर रहे हैं तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर का यूज किया जाता है। और लो पावर फैक्टर वाट मीटर को यूज किया तो रीडिंग अपने पास आई 50 वाट। इसे हाई पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा, हाई पावर फैक्टर मीटर के द्वारा मापन करने पर रीडिंग होगी। हाई पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा रीडिंग अपने नोट करेंगे, तो इस कंडीशन में अपने को हाई पावर फैक्टर वाट मीटर लिखना आप आगे द्वारा मीटर द्वारा मापन करने पर रीडिंग अपने पास क्या रहेगी? तो रीडिंग की नॉर्मली बात करेंगे तो ज्यादा होगी।
15 वाट मीटर की रीडिंग, पावर रीडिंग 50 वाट मीटर से हमेशा ज्यादा रहेगी हाई पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा मेजरमेंट करने पर। ये चीज देखना आप, ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार आ चुका है, देखना आप। ऑप्शन नंबर देखें तो अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 वाट से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 362, रिएक्टिव कॉइल लो पावर फैक्टर वाट मीटर में कैसे जुड़ा होता है? तो वो सीरीज कनेक्टेड रहता है विद प्रेशर कॉइल के। ये जो अपने पास लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है उसकी खासियत है। पिछला क्वेश्चन अपने पास है लो पावर, जो नो लोड टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर की मान लेते हैं नॉर्मली। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्टिंग करते समय कौन से वाट मीटर को यूज किया जाता है? लो पावर फैक्टर वाट मीटर को यूज में लिया जाता है, जो की शक्ति जो खपत करेगा नो लोड पर उसको मेजरमेंट करेगा। और साथ में उसमें अब क्वेश्चन आया गया कि उसके अंदर जो रिएक्टिव कॉइल रहती है वो कैसे जुड़ी होती है लो पावर फैक्टर वाट मीटर में? तो वो सीरीज कनेक्टेड रहती है विद द प्रेशर कॉइल। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363, एक एनर्जी मीटर में 100 सेकंड में 100 चक्कर और 450 वाट का भार जुड़ा हुआ है। मीटर कांस्टेंट ज्ञात करें। काफी भी क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं आज। मीटर कांस्टेंट, मीटर स्थिरांक बताना है अपने को क्या रहेगा। तो जो स्थिरांक होता है कांस्टेंट रहता है ये के डब्ल्यू एच रेवोल्यूशन पर के डब्ल्यू एच रहता है, यानी कि घूर्णन प्रति किलोवाट घंटा के अंदर। तो अपने इक्वल टू में लिखेंगे। चक्कर अपने पास कितने हैं? 10 चक्कर हैं। 10 अपॉन में किलोवाट घंटा लिखना है। वाट अपने पास लोड है वो वाट के अंदर है 450 वाट, और किलो के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में लिख सकते हैं अपने 1000 मल्टीप्लाई। समय होता है घंटे के अंदर, किलोवाट घंटा है तो समय अपने पास 100 सेकंड है। सेकंड को अपने कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, तो डिवाइड करेंगे किससे? 60 से। और मिनट को वापिस घंटे में करना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने पास इसका सोल्यूशन करो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। डबल जीरो से डबल जीरो हटा दिया अपने, और जीरो से जीरो, 36 तो ये अपने पास आएगा 36,000 अपॉन में 45 डिवाइडेड बाय 45। तो 800 रेवोल्यूशन पर कैलकुलेट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा। जो अपने पास मीटर कांस्टेंट लिखते हैं ये होता है रिजोल्यूशन पर केडब्ल्यूएच, रिवोल्यूशन पर केडब्ल्यूएच। ओके, तो यहाँ पर अपने पास जो रिवोल्यूशन यानी कि रोटेशन जो घूर्णन है वो अपने पास 10 है, अपॉन में केडब्ल्यूएच तो लिखना है। जो टाइम जो मीटर कांस्टेंट है उसी को तो लिख रहे हैं, उसी को लिखा है, मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। वाट अपने पास 450 वाट है, लिखना किसमें है तो किलो वाट घंटा में लिखनी है। तो ये लिख दिया अपॉन में, या तो 1000 से डिवाइड करेंगे, थर्ड संख्या तो ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, एंड फिर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए वापस 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये संख्या दोनों ऊपर लिख दी पहले ही मैंने। तो इसका सोल्यूशन करने पर अपने पास 800 रिवोल्यूशन पर केडब्ल्यूएच आएगा, रिवोल्यूशन पर केडब्ल्यूएच। क्वेश्चन नंबर 364, एक ऊर्जा मापी नहीं भी मापी है ये। एक ऊर्जा मापी संचालित स्थिति में 5 घंटा 230 वोल्ट 5 एम्पियर भार पर 1940 गुणन करता है तो मीटर कांस्टेंट 400। तो पावर फैक्टर याद कीजिए,
सेम वैल्यू है, अपने को मीटर कांस्टेंट लिखना है, कितना दिया है 400 इज इक्वल्स टू गुणन कितना कर रहा है 1940 अपॉन में कितने समय के लिए 5 घंटे के लिए मल्टीप्लाई 5 वोल्टेज कितनी है 230 और धारा कितनी है 5 एम्पियर और मल्टीप्लाई में लिख देंगे cos 5 पावर फैक्टर अपने को चाहिए यही तो होगा गुणन अपॉन में किलोवाट घंटा ओके तो पावर फैक्टर cos 5 को यहाँ पे लेके जाएंगे इस वैल्यू को इधर रखेंगे तो इसका डायरेक्टली अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं 940 अपॉन में 230 5 इसको 230 मल्टीप्लाई 5 गुणा cos 5 cos 5 नहीं लिखते तो ये अपने पास वैल्यू रहती है अपरेंट पावर जबकि ये अपने को रियल पावर या एक्चुअल पावर या ट्रू पावर लिखनी होती है किलोवाट घंटा में ट्रू पावर रहती है एक्चुअल पावर कह सकते हैं तो 250 गुणा 230 मल्टीप्लाई 5 गुणा cos 5 वहां इक्वल में लेके गए हैं अपने और 400 मल्टीप्लाई 5 तो इसका सॉल्यूशन करो ये जो अपने पास लिखा है ये किलोवाट घंटे में नहीं है तो किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे थर्ड संख्या ऊपर चली जाएगी हटाते हैं इसको 3 जीरो से 3 जीरो तो ये अपने पास नॉर्मली हो जाएगा 1940 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ओके 5 चौक 20 हो जाएंगे 20 पंजे 100 हो जाएंगे एक जीरो से वापस एक जीरो हटा देंगे तो ये 194 डिवाइडेड बाई 230 हो जाएगा सॉल्यूशन करो 194 डिवाइडेड बाई 230 0.843 तो क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के हिसाब से राउंड फिगर में अपने ऑप्शन नंबर डी लिख देंगे 0.8 अपने पास पावर फैक्टर होगा शायद तक 2 क्वेश्चन आ गए तो आपको समझ में शायद आ गया हो एक पीटी की सेकेंडरी वोल्टेज 130 वोल्ट है प्राइमरी साइड 6600 वोल्टेज है टर्मिनल रेशियो अपने पास 50 है तो त्रुटि एरर वोल्टेज ज्ञात करें सबसे पहले पीटी के बारे में आप डेटा लिखो पीटी जो रहती है इसकी सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्टेज से लेकर 110 वोल्टेज हो सकती है ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर 130 आ गया तो उसके ऊपर विचार आपको ज्यादा नहीं करना है सेकेंडरी जो वोल्टेज होगी 100 से 110 वोल्टेज होगी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है नॉर्मली हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है अपने पास ओके इसमें टर्न रेशियो की बात करें तो टर्न रेशियो रहेगा प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में सेकेंडरी रेटेड टर्न्स सेकेंडरी रेटेड टर्न ये अपने पास टर्न रेशियो रहेगा एंड नॉमिनल रेशियो भी लिख लो आप तो नॉमिनल रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज करेंगे टर्न रेशियो प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में सेकेंडरी रेटेड टर्न नॉमिनल रेशियो प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज इसी प्रकार मैं बोल रहा हूं आप लिखो नोट करो सिटी जो होती है उसके लिए करंट रेटिंग क्षमता 1 से 5 एम्पीयर की रहती है सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं कर सकते रीजन 2 है पहला रीजन ये है कि वो करंट कम कर रही है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड की जो केवीए रेटिंग होती है वो दोनों इक्वल होती है
इक्वल होने के कारण सेकेंडरी साइड का करंट कम हो रहा है, तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा, इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एंड वोल्टेज बढ़ रहा है तो जैसे ही सेकेंडरी के टर्न ओपन होते हैं तो वोल्टेज इंड्यूस्ड की वैल्यू हाई हो जाती है। और जो ये एक अपने वायर मान रहे हैं, ये जो मेटालिक जो एरिया होता है, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है, केल्विन लॉ के आधार पर। एंड इसके ऊपर जो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ये इंसुलेशन रहता है अपने पास वोल्टेज डिपेंडेंट। तो वोल्टेज हाई इंड्यूस्ड होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन मान सकते हैं, या इंसुलेशन जो है जलेगा। इंसुलेशन जलने से वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी, शॉर्ट सर्किट के कारण सिटी ब्लास्ट हो जाएगी। सेकंड रीजन रहता है कि हाई करंट फ्लो होने के कारण, हाई लोड करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक कोर सैचुरेशन के कारण सिटी ब्लास्ट होती है। दो रीजन है, इसीलिए सिटी को कभी भी ओपन नहीं रखते। टर्न रेशियो माने तो सेकेंडरी रेटेड टर्न अपॉन में प्राइमरी रेटेड टर्न। नॉमिनल रेशियो के लिए लिखेंगे अपने प्राइमरी रेटेड करंट अपॉन में सेकेंडरी रेटेड करंट। अब मेन दोनों का इक्वल फॉर्मूला की बात करें तो वो अपने पास फॉर्मूला रहता है 1 सेकेंड। टर्न रेशियो एरर, टर्न रेशियो एरर, ओके, इज इक्वल टू में लिखेंगे प्राइम नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन में एक्चुअल रेशियो मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये अपने पास जो रेशियो है ये है नॉमिनल रेशियो। टर्न रेशियो लिख रखा है, टर्न रेशियो नहीं है, नॉमिनल रेशियो है। एंड अपने पास एक्चुअल रेशियो ज्ञात करने के लिए प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहेगा अपने पास 6600 अपॉन में 130। नॉमिनल रेशियो के अंदर आपको यही बताया है कि प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16600 डिवाइडेड बाई 130। तो ये अपने पास है 50.769, 50.769। ओके, ये वैल्यू काफी मायने रखती है, क्योंकि जो अपने पास पहले जो नॉमिनल रेशियो दे रखा है वो अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 50 है, और ये अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास है। तो अपॉन में करेंगे अपने 50.769। ओके, तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। इज इक्वल टू -50 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 50.769। तो 0 पॉइंट, ये वैल्यू मिली अपने को 0.01515। ओके, चार वैल्यू लिखी अपने और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। शायद आपको दिखता ना हो तो यहाँ पर लिखते हैं अपने 0.01515 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में अपने पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी है, तो 1 1 2 3 4 5, तो नीचे अपॉन में 5 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हटाया और यहाँ पर 3 जीरो बचे हैं, तो 3 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1.515% अपने पास टर्न वोल्टेज एरर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने बी, ये अपने पास वोल्टेज त्रुटि है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 366। कटिंग चाल को मापा जाता है। कटिंग चाल सेंटीमीटर पर मिनट, कटिंग चाल डेसीमीटर पर मिनट, कटिंग चाल मीटर पर मिनट, कटिंग चाल मिलीमीटर पर मिनट। सबसे पहले तो ये मिली वाला चक्कर मिटाओ आप। डेसी की वैल्यू रहती है 10 की पावर -1 और एक है सेंटीमीटर। सेंटी की वैल्यू रहती है 10 की पावर -2 और मिली की वैल्यू रहती है 10 की पावर -3। ओके, याद रखना। और माइक्रो की रहती है 10 की पावर -6, नैनो की रहती है 10 की पावर -9, पिको की रहती है 10 की पावर -12। तो ये अपने पास चाल जो रहती है ये मेजरमेंट की जाती है कटिंग चाल मीटर पर मिनट के अंदर नॉर्मली, याद रखना आप। तो आज के दिन में ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफी ज्यादा सही नहीं लिखे हुए हैं। कटिंग चाल को मापा जा रहा है, कैसे मापा जाता है अपने खुद देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया से देखेंगे इसको। एंड किसी प्रकार से क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।